Aim right, achieve big at KR Mangalam University. मनीष, एक तरफ तो GBU-57 है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी दो साइट्स थे जिसमें नतांज और इस्फहान है, उसमें आप बता रहे थे कि मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था और सबमरीन से मिसाइल दागे गए थे। देखिए, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जब ये पूरा ऑपरेशन प्लान किया गया, क्योंकि मल्टीपल टारगेट से तेहरान से करीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर ये जो फार्दो एरिया है, उसके अलावा जो ये फैसिलिटी है दूसरी नतांज और इस्फहान की, ये जो है ये बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच और बहुत ही स्ट्रेटेजिक तौर पर यहाँ पर ईरान के जो वेक्टर्स हैं, जो ईरान के न्यूक्लियर कैपेबल फैसिलिटी है, उसके अलावा जो हथियार हैं उनका पूरा स्टोरेज है। तो इसीलिए तय किया गया कि मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ एंगेज करने के लिए दो अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। प्लेटफॉर्म का मतलब साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए कि एक जगह जहां अमेरिका की एयरफोर्स का B-2 बॉम्बर जो कि स्टेल्थ कैपेसिटी के साथ है, उसमें GBU-57 का मार्क 1 यानी जो 30,000 पाउंडर बॉम्ब है, यानी 30,000 पाउंड उसका वेट है और वो आसानी से जमीनी सतह के अंदर छेदते हुए यानी एक होल बनाते हुए नीचे एक डिवास्टेशन इफेक्ट यानी बहुत बड़ा इफेक्ट करने में सक्षम है। तो एक B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया जहां पर उस कैविटी को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को कहा कि अब जो फर्दो है वो खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ जो नतांज और साथ में इस्फहान एरिया था, यहां पर टारगेट करना बहुत जरूरी था। इसीलिए बहुत ही सोचे समझे तरीके से अमेरिका ने अपने सबमरीन्स को एक जगह पर प्लेस किया, स्टेशन किया और फिर वहां से टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया। टॉमहॉक मिसाइल जो करीबन 2,500 किलोमीटर इसकी इफेक्टिव रेंज है और ये आसानी से किसी भी एरियाज को टारगेट करने के लिए सक्षम है। और यही वजह है कि जब B-2 बॉम्बर बम बरसा रहे थे तो उसी दौरान इस टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए जो करीबन 30 के लगभग अभी तक, क्योंकि शुरुआती तौर पे जानकारी जो आ रही है उसके मुताबिक करीबन काफी संख्या में इसको लॉन्च किया गया तारंज और साथ में इस्फहान एरिया में, क्योंकि यहां पर जो ईरान के जो IRGC जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उनके भी मुताबिक ये दोनों स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट एरिया थे। तो न्यूक्लियर साइट, उसके अलावा जो जहां पर हथियार है ईरान के उसको डिस्ट्रॉय किया गया और तीसरा जहां पर तैयारी थी कि ईरान के अहम न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने का दावा किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने। लेकिन इनका जो कदम था यह भी ऐतिहासिक कदम वो खुद भी बता रहे हैं और साथ ही साथ इजराइल भी इसे ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे एक और मेहमान जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट एयर कमोडोर रिटायर्ड AS बहल साहब हैं। सर, अमेरिका ने हमला कर दिया, अभी तक तो बातचीत ही हो रही थी, लेकिन जो संकेत यहां पर दिए हैं अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कहा है कि अगर शांति तुरंत नहीं आती है, यानी कि पीस अगर जल्दी नहीं पहुंचता है, वापस नहीं आता है, तो अमेरिका आगे कदम उठाएगा और ये जो कदम होंगे और ज्यादा तेज होंगे, घातक भी होंगे ईरान के ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज एक ये थी कि अमेरिका ने जब कहा था कि हम 2 हफ्ते का समय लेंगे डिसीजन लेने के लिए, तो ये एक आउटर लिमिट थी, बट ये एक डिसेप्शन टेक्निक भी थी ताकि ऐसे लगे ईरान को भी और सबको भी कि ये जो एक्शन हो रहा है अभी रुक सा गया है अमेरिका की तरफ से और अमेरिका कोई जल्दी में एक्शन लेने वाला नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने कल B-2 बॉम्बर्स का जो इस्तेमाल किया, आप देखिए ये वाइटमैन एयरफोर्स बेस है मिसूरी के अंदर, और अगर चाहें तो वहां से भी अटैक करके वापस व्हाइटमैन बेस में भी लैंड कर सकते थे। हो सकता है 1 या 2 एयर टू एयर रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ती, तो वो साथ में KC-135 के साथ उड़े थे और ये जो 6 के करीब जो बॉम्बर्स उड़े थे उसमें से कुछ ने या तो गुआम से या फिर नीचे इंडियन ओशन से अटैक किया है। तो ये जो अटैक भी किया है वो अटैक कहां पे, नतांज का जो ऊपर का पोर्शन था वो तो पहले से ही डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन जो नीचे का पोर्शन था वो बचा हुआ था, जो अंडरग्राउंड था। लेकिन फॉर्दो था सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन उनके लिए, और फॉर्दो 300 फीट नीचे है। मैं अभी ये नहीं कह सकता हूं कि कितना डैमेज हुआ होगा। उन्होंने 4 या 6 GBU-57 बॉम्ब, इंसिडेंटली जो GBU-57 बॉम्ब है उसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ GPS अपडेट भी होता है, जिसकी वजह से वो प्रिसीजन बॉम्ब होता है। यानी कि एक बार टारगेट को लॉक करके छोड़ दिया जाए तो बॉम्ब अपने आप भी, उसके पास एक फोल्डेड विंग्स होते हैं जो स्प्रेड कर जाते हैं, और वो जो ग्रिड फिन्स होते हैं वो उसको डायरेक्ट करते हैं एक्यूरेटली अटैक के करने के लिए, जो 3 से 10 मीटर के अंदर अंदर उस एरिया, इंटेंडेड एरिया पे जाके हिट करता है। तो ये कहना कि ये सारे बॉम्ब इफेक्टिव रहे अभी तक, ये बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जो
टारगेट सिस्टम है वो टनल्स थे 300 फुट नीचे और 5 टनल्स हैं और एक वो बड़ा सा बंकर सा बन जाता है और अलग अलग जगह पे सेंट्रीफ्यूज भी है और दूसरे सिस्टम्स भी हैं। तो ये कहना अभी कि वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया ये मैं नहीं मानता हूं। और ये कहना कि जो ईरान की कैपेबिलिटी है बैलिस्टिक मिसाइल्स की वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है, चाहे वो इस्फहान में हो या कहीं, ये भी मैं नहीं मानता हूं। मुझे ये लग रहा है अभी इस समय कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा सिग्नल दिया है कि ईरान अपने अटैक्स को रोके और पीस टॉक्स की तरफ बढ़े। लेकिन ईरान के लिए ये क्या करना, चुप रहना सही रहेगा? और एक इमेज है ईरान की लीडरशिप की, वो इमेज जो उनके लोगों के सामने है कि एक फर्म इमेज, एक रिस्पॉन्सिव इमेज। क्या उस रिस्पॉन्सिव इमेज का मतलब क्या है? उसका मतलब यह हुआ कि ईरान को तो रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अब यह देखना है कि वो कहां रिस्पॉन्स से पहले एक चीज जो बहुत अहम हो जाती है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये बहुत ही कठिन जो ऑपरेशन था उसको पूरा कर लिया उन्होंने। अब अमेरिका की ओर से तो कदम उठाने के संकेत दे दिए गए हैं, ईरान क्या कदम उठाता है वो तो देखना होगा। लेकिन अमेरिका का कहना है कि उसने जो सबसे कठिन काम था उसे पूरा कर लिया है। ये जो कह रहे हैं कठिन काम था, ये क्यों था? ये जो हमला हुआ है, B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल हुआ है, क्यों कह रहा है कि सबसे कठिन काम को हमने पूरा कर लिया, दुनिया में आज तक कोई कर नहीं पाया, ना कर सकता था? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो चाहे वो B-2 बॉम्बर्स थे या सबमरीन लॉन्च मिसाइल्स थी, तो जो B-2 बॉम्बर्स का इसलिए इंपॉर्टेंट था कि आपको मैं बता भी रहा था, फोर्डो का जो इतना 300 फुट नीचे जो टनल सिस्टम बनाया जहां पे इन्होंने अपने न्यूक्लियर एनरिचमेंट के 27,000 सेंट्रीफ्यूज यानी कि बहुत ही एडवांस सेंट्रीफ्यूज यहाँ पे थे। और यूएन ये जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट कैसे होती है, सेंट्रीफ्यूज में वो रोटेट करते हैं, एक UF6 गैस होती है, यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। अब वो कहां बनती है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड? ये पहले कहा जा रहा था कि इस्फहान में बनती है, इसलिए इस्फहान का भी अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी था। ये UF6 गैस रोटेट करती है कोर को, जो कि रोटर है। रोटर को रोटेट करने से क्या होता है, हर यूरेनियम नेचुरली अकरिंग है, प्लूटोनियम नहीं है। तो यूरेनियम को जब रोटेट करते हैं तो 0.7% यूरेनियम 235 होता है, बाकी 99.3% जो होता है U-238 हैवी आइसोटोप होता है। वो हैवी आइसोटोप चला जाता है साइड पे और जो बीच में रह जाता है कोर के पास वो रह जाता है U-235। और बड़े सारे सीरीज में ऐसे सेंट्रीफ्यूज चाहिए होते हैं ताकि वो उसको एनरिच कर सके 60% या उससे ऊपर। तो ये अटैक करना फोर्डो बहुत इंपॉर्टेंट था और कोई भी ऐसा वेपन सिस्टम इजराइल के पास नहीं है, कोई भी ऐसा डिलीवरी सिस्टम इजराइल के पास नहीं है जो इसको अटैक कर सकता था। तो यूएस को लग रहा था कि अगर मैं अपने GBU-57 जिसके 2 वर्जन है, मार्क 1 एंड मार्क 2, मार्क 1 जो है वो 30,000 पाउंड का है, मार्क 2 जो है 50,000 का, जो मुझे लग रहा है कि इसमें मार्क 1 ही इस्तेमाल हुए हैं, तो वो पेनिट्रेट करता है। लेकिन वो पेनिट्रेट करता है 200 फुट। लेकिन 200 फुट कहां करता है? 200 फुट अनइवन एरिया में करता है, लेकिन जो कंक्रीट का एरिया है वहां पे सिर्फ 60 से 80 फुट करता है। सो ये कहना कि अभी उनकी पूरी डिस्ट्रॉय हो गई है, और क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि सिर्फ B-2 कर सकता है। और पर क्या इंपैक्ट हुआ, वो इंपैक्ट आने वाले समय में पता चलेगा। और मुझे नहीं लगता कि सारी की सारी इनकी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी या सारी की सारी इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तबाह कर दिया, लेकिन ये जरूर है कि बहुत बड़ा प्रेशर अमेरिका ने बताया, अपनी एंट्री दे दी है। और आगे भी जो अटैक्स होंगे, अगर रुकता नहीं है ईरान, उन्होंने कहा कि हम करेंगे प्रिसीजन के साथ, हम करेंगे स्पीड के साथ, हम करेंगे स्किल के साथ, ये कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। लेकिन सर, इस पूरी चीज में प्रेसिडेंट ट्रंप ने साथ ही साथ जिस तरह से इजराइल की भी तारीफ की है और कहा है कि इजराइल के साथ हमने मिलकर इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है, तो दूसरी तरफ इजराइल को देकर देखा जाए, कर्नल टिकू, तो इजराइल के लिए अब क्या हालात बने हैं? क्या अब इजराइल चाहेगा कि आगे कंटिन्यू किया जाए इस वॉर को, या फिर वो इंतजार करेगा कि ईरान क्या करता है? देखिए, अब सब कुछ दारोमदार है कि ईरान क्या एक्शन लेता है, क्योंकि हमें आफ्टर ऑल इजराइल का क्या वॉर ऑब्जेक्टिव क्या था कि उन्होंने ये बोला था कि हम उनकी न्यूक्लियर वेपन साइट जहां पर वो मैन्युफैक्चर हो रही है, बनाई जा रही है, उनको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। और उनका फिर जब इन्होंने वॉर शुरू किया था उसके बाद उन्होंने बोला कि हम रिजीम चेंज भी करना चाहते हैं। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। अमेरिका के भी तकरीबन यही ऑब्जेक्टिव्स थे। अब समस्या ये आ गई कि जो इनके न्यूक्लियर वेपन साइट थी, वो इस्फहान है या फोर्दो है या नैंताज है और कई और भी जगह को तो बोलते हैं बुशहर में भी है।
ये अलग अलग जगह हैं, क्योंकि आप एक ही जगह सब कुछ रखोगे तो आप इमीडिएट टारगेट बन जाते हो, आपका खत्म हो जाएगा तो फिर आपके पास कुछ नहीं है। मैं मानता हूं कि इजराइल का, अगर हम सोचते हैं कि सख्त, हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला हमने कंप्लीटली, उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए कि हमने पूरी तरीके से जिन तीनों न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर जो हमला हुआ उनको खत्म कर लिया है, लेकिन ऐसा शायद मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि कुछ तो उन्होंने प्रिकॉशन ले रखी होंगी और जमीन के बहुत नीचे कितना नुकसान हुआ होगा ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन पॉइंट ये है कि आज शायद ईरान उस हालत में नहीं होगा कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, या अगर उनके पास ऑलरेडी पहले से एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी संभावनाएं हैं कि उनके पास पहले से ही न्यूक्लियर बॉम्ब बना हुआ है, क्योंकि हर एक चीज तो आपको एक्सपोनेंट से पता नहीं चलता, आपके कुछ तो वो उन्होंने किया होगा, सोचा होगा। तो अगर उन्होंने ऑलरेडी बना चुका है फिर तो युद्ध बहुत ही खतरनाक दिशा में चला जाएगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं नहीं मानता हूँ कि ईरान युद्ध को रोकेगा। देखिए, ईरान का जो एक नेशनल फिलॉसफी है वो है मार्टिरडम की फिलॉसफी, कि अपने आप को कुर्बान करने का। उनकी जो शिया फिलॉसफी है वो इसी पर दारोमदार है उसको। और आपने देखा होगा इराक में और कई जगह पर जो प्रो ईरानियन जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए, आधे से ज्यादा लोग तो कफन पहन के निकले थे, क्योंकि उनकी फिलॉसफी, रिलीजियस फिलॉसफी उनको बताती है कि आप अपनी फिलॉसफी के लिए, अपने पूर्वजों के लिए आप कुर्बानी देना पसंद करते हैं। वो तो मैं नहीं मानता हूं कि खुमैनी या ईरान, सर आप नहीं मानते हैं कि ईरान रुकेगा, लेकिन अगर ईरान रुकेगा नहीं तो ईरान का जवाब क्या होगा?